हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, और हम लोग अभी पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले ये जाने कि हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी ये बात कहते हैं कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मैंने ये पढ़ा, एनसीईआरटी भी पढ़ा, ये पढ़ा, फिर भी हमसे प्रश्न नहीं बनते। कहीं न कहीं समस्या है, उस पर विचार करना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी टॉपिक है, क्या उस टॉपिक को हम लोगों ने टच किया? क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सिलेबस बीपीएससी ने आपको दिया है, क्या आपने टोटल पढ़ के आप एग्ज़ाम हॉल में गए? तो आज हम लोग सबसे पहले उसी पे बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जैसे 1 to 5 के लिए भी फ़ायदेमंद है, और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतिहास की, तो वहाँ से जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ग्रांटेड बनेंगे, सारे बनेंगे, छूटेंगे ही नहीं एकदम। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझे टॉपिक को समझेंगे और उसी टॉपिक के अनुकूल ही हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक अपना स्टडी करेंगे ताकि हमारा सिलेबस पूर्ण हो जाए। सिलेबस को पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट बनाने से हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये गलत सोचते हैं। सबसे पहले जो बीपीएससी आपको सिलेबस दिया है उस सिलेबस को पूर्ण करिए, फिर उसके बाद बात बनती है कि हमको एमसीक्यू करना है या मैराथन करना है या जो भी करना है, वो बात की बात है। और एक चीज़ और भी है, जितना भी प्रश्न आपसे पूछा गया है बीपीएससी में 1.0, 2.0 और 3.0 और री एग्ज़ाम, उस प्रश्नों को ज़रूर एक बार मूल्यांकन करिए। आपको खुद पता चलेगा कि वो प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और हमारा संदर्भ क्या होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसे 3 चरणों में बांटते हैं। चीज़ों को समझते रहिएगा, 3 चरणों में हम लोग इसे बांट कर समझते हैं। सबसे पहला जो चरण हमारा हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 तक। 1885 से लेकर के 1905 की काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। इसी को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण हो जाएगा हमारा 1905 से लेकर के 1919 तक के काल को हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं। इसे हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं। उग्रवादी चरण जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा चरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वह हो जाएगा 1919 से लेकर के 1947 तक, या कहें तो 48 तक। इस काल को हम लोग गांधी चरण कहते हैं, या गांधी युग के नाम से इस चरण को जाना जाता है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल गांधी चरण से ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे कि हमें उदारवादी चरण में क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें उग्रवादी चरण पढ़ना है तो उग्रवादी चरण में हमें किन बिंदुओं पे ज़्यादा विशेष करके फोकस करें, है ना, ताकि प्रश्न पूछे जाए तो हमसे ज़रूर बने। उसी तरीके से हम लोग गांधी चरण की बात यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1885 से लेकर के 1905 के काल को, जिसको हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। इसको हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर ले, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कांग्रेस में क्या पढ़ना है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, और कांग्रेस की स्थापना से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
अगर 1885 आप हमारे यहाँ पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी आपने नहीं करा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, एकदम फैक्ट बता रहे हैं आपको। अगर आप 3-4 महीने के अंदर में चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि 3-4 महीने में हम अपने कोर्स को समाप्त करें, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम आपको खुद पे देना होगा। अगर किसी संस्था और किसी इंस्टीट्यूट और किसी पे अगर निर्भर रहते हैं तो फिर ये निर्भरता बहुत दिन तक चलेगा, रिजल्ट नहीं होने वाला। 4.0 में इतना आप जानिए कि ये लास्ट ही है आपका, ये 4.0 है, लास्ट ही है। इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मौका मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1885 में हम लोग स्थापना, और सबसे विशेष जो है यह कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ से हमें पढ़ना है 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल के विभाजन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हमें इस पे फोकस करना होगा ताकि हमारा प्रश्न न छूटे। तो हमें इस उदारवादी चरण में 2 चीज़ें पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आइए हम लोगों को पढ़ना है 1905 से लेकर के 1919 के काल को हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं। उग्रवादी चरण है ना। और उग्रवादी चरण से देखिए क्या क्या आपके है ना टॉपिक बनते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे करेंगे स्वदेशी आंदोलन, यानी कि बंगाल विभाजन के बाद यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये स्वदेशी आंदोलन आपका प्रारंभ होता है 1905 में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 में प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन के बाद हमें पढ़ना है यहाँ से, स्वदेशी आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग का गठन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग का गठन इम्पॉर्टेंट है, और यह 1906 में इसका गठन होता है। इसके संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ, और 1907 में ही कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक उग्रवादी है ना, एक गर्मपंथ एक नरमपंथ। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि सूरत जो अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। 1907 में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद खुदीराम बोस को फांसी मिलती है 1908 में। खुदीराम बोस को फांसी मिलती है 1908 में। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसी में हम लोग देखते हैं अभी। और उसके बाद देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार है ना, ये आता है 1909 में, और बार बार प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। इतना ही नहीं, बहुत सारे कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद देखिएगा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ में अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बहुत सारे संस्था अपना आंदोलन चला रहे थे, और भारत की आज़ादी के लिए बहुत ऐसा संगठन भी बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, ये संगठन विदेशों में भी चलाई जा रही थी ताकि भारत की गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ी जा सके। और इसी समय हम लोग पढ़ेंगे गद्दर आंदोलन, और गद्दर आंदोलन भी चल रहा था, और गद्दर आंदोलन 1913 में हुआ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1913 के बाद आप देखते होंगे प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, प्रथम विश्व युद्ध, और यह प्रारंभ हुआ 1914 से लेकर के 18 तक। और इसी प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी का आगमन होता है, और महात्मा गांधी का आगमन भारत में 1915 में होता है।
प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा, है ना, उसके बाद जो हमारा होगा यहाँ पे वो हो जाता है 1916 में लखनऊ समझौता, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लखनऊ समझौता, और ये लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और यहीं पर महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की परिचय होता है ना, मुलाकात होता है, और यहीं पे महात्मा गांधी से, है ना, चंपारण आने की अनुमति मांगते हैं। लखनऊ समझौता 1916, और इसमें और भी पढ़ना है। 1916 के बाद हम लोग देखेंगे 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट कहते हैं, काला कानून कहते हैं, और यह 1919 में बना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, और यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। यह भी हुआ 1919 में। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, जो हम लोग उग्रवादी चरण जो देख रहे हैं, अगर इतना टॉपिक पढ़ लिया जाए तो प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम लोग बात करते हैं गांधी युग पे। 1919 से लेकर के 1947 के काल को हम लोग गांधी चरण कहते हैं, है ना। इसको हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं, गांधी चरण। अब यहाँ पर देखिए, गांधी चरण में हमें सबसे पहले पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से हमेशा बीपीएससी प्रश्न पूछा है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। अगर टीचर की हम लोग बात करें, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ आपका सत्याग्रह 1917 में हुआ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही चंपारण सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बनाया। यही चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी को महात्मा बनाया, और चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद महात्मा गांधी की जो रफ्तार है वो बढ़ गई। इसके बाद आप देखते होंगे महात्मा गांधी का बाकी जो भी सत्याग्रह रहा, जो भी आंदोलन रहा, वो अधिकतर सफल रहा। जैसे में अहमदाबाद और खेड़ा की बात करें, उसके बाद हमें अहमदाबाद और खेड़ा जो है यह 1918 में होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद महात्मा गांधी का एक और आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन हुआ खिलाफत आंदोलन होता है ना। आंदोलन हुआ 1919 में, और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन होता है 1920 में, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। और 1920 में दुख की भी बात है कि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और इसी दिन महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, VVI है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना, असहयोग आंदोलन के बाद देखिएगा चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। यहाँ पर चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा जो कांड है, चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, चौरी चौरा के बाद आपको पता होगा कि स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बेलगांव अधिवेशन, और ये 1924 में हुआ, 1924 में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा काकोरी कांड होता है 1925 में। 1925 में काकोरी कांड होता है
1925 में, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग टॉपिक डिसाइड कर लें कि हमें इतना इतना टॉपिक इससे पढ़ना है, तो फिर आपका समस्या सब खत्म हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता बहुत सारे विद्यार्थी को कि पढ़ना क्या है। जैसे मानते हैं हम लोग जो भी टॉपिक अभी देखे, सारी टॉपिक को बारी बारी से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा नोट्स खुद का हो जाए, तो फिर बीपीएससी टीचर में क्या है, एक बार में फाइट करना आसान हो जाता है। अगर एक बार में आपने खुद को डिटरमाइन नहीं किया, खुद को अपने आप को बनाया नहीं कि एक बार में हमको फाइट करना है, तो याद रखिएगा दोबारा चांसेस नहीं है ना, कि बिहार शिक्षक भर्ती की मतलब नियुक्ति भी आएगी। इसीलिए ये लास्ट है आपके लिए, ये आपका आखिरी इंतजाम है ना, करके आपको बैठना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, और ये सोच करके पढ़ना होगा कि हम अंतिम बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। हम अंतिम बार क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। काकोरी कांड 1925 में होता है। और यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन, साइमन जो कमीशन है, साइमन कमीशन भारत में है ना 1928 जो है, इसको हमें पढ़ना है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बाद यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। यहाँ पर हमें लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, इससे भी पढ़ना है। लाहौर अधिवेशन हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं दांडी मार्च, ये भी देख लीजिए, दांडी मार्च जो है, यह दांडी मार्च होता है 1930 में, इसे भी हम लोगों को पढ़ना है, दांडी मार्च। उसके बाद महात्मा गांधी का एक सबसे बड़ा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी का एक सबसे बड़ा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, 1930 में हुआ, और ये बहुत ही VVI है आपके लिए, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आप देखते हैं यहाँ पर 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। यहीं पर होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, और यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी को बराबरी का अधिकार दिया जाता है कि अब हम अंग्रेजों के बराबर में बैठ के बात करेंगे, है ना। किस तरह हुआ, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और सभी लोगों को जब समान अधिकार मिल गया, तब OBC भी ये बात कहने लगे, SC ST भी बात ये कहने लगे कि हम सब क्या है, अब बराबर हैं, है ना, बराबर है। और यही महात्मा गांधी को जो हमेशा अनुनय विनय किया करते थे, हमेशा एक आदर के साथ, एक सम्मान के साथ हमेशा पेश होते थे, कभी अंग्रेजों ने उनको अपने बराबरी में बिठा करके बात ही नहीं किया, यही वो मौका मिलता है 1931 में, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसी के बाद होता है यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन। इसी के बाद यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होता है, और गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम होता है 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में होता है। 30, 31, 32 हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जहाँ से हमको पढ़ना है, गोलमेज सम्मेलन के आने के बाद यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हो जाता है ना, अंबेडकर के साथ और महात्मा गांधी के साथ, और दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं, पूना समझौता। और ये पूना समझौता होता है 1932 में होता है, पूना समझौता 1932 में पूना समझौता हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ना है हमको, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ना है। और इसी के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव होता है ना, प्रांतीय चुनाव 1937 में पढ़ना है ना, 1937 हम लोग को ये पढ़ना है ना। और इसी समय आप देखते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और यह होता है 1939 से लेकर के 45 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है
व्यक्तिगत सत्याग्रह यह 1940 में प्रारंभ होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। उसके बाद पाकिस्तान की मांग की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की जो है मांग किया जाता है, और पाकिस्तान की मांग 1940 में होता है, 1940 में। ये टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट और भी टॉपिक है जो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है 1942 में। यहाँ पर क्रिप्स मिशन का, है ना, क्रिप्स मिशन का आगमन होता है, क्रिप्स मिशन का आगमन होता है 1942 में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन है, 1942 में प्रारंभ होता है। अगर प्रश्न पूछता है तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा, तो पूछेगा आपको बिहार के संदर्भ में, और बिहार के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछ दिया तो एनसीईआरटी कितना भी पढ़ लीजिए प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसके लिए संदर्भ आपको एससीईआरटी, अगर आपको बिहार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन से अगर प्रश्न पूछ दिया तो किसी भी किताब में ज़्यादा गहराई से नहीं दिया है जितना बढ़िया एससीईआरटी की किताबों में मिला है। इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बिहार शिक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को हम बार बार बोलते हैं कि आप एक बार एससीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए, है ना। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। उसके बाद यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है कब, 1942 में। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पेन चेंज कर लीजिए। भारत में बेबिल योजना आता है, बेबिल योजना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बेबिल योजना कब आया, 1945 में आता है। और एक चीज़ और भी देखते हैं हम लोग, शिमला समझौता हुआ 1945 में, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। शिमला जो समझौता हुआ 1945 में होता है। शिमला समझौता 1945 में होता है। यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नौसेना विद्रोह हो जाता है भारत में 1946 में। नौसेना का विद्रोह हो जाता है 1946 में, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और भी कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। और उसके बाद माउंटबेटन योजना से प्रश्न बनाए जाते हैं। माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना जो है 1947 में आया, जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं देसी रियासतों का विलय, है ना। देसी रियासतों का विलय हो जाता है। देसी रियासतों का विलय ये कब होता है ना, ये 1947 में होता है। और बाद में लास्ट में अगर देखेंगे, है ना, तो महात्मा गांधी की हत्या करवा दिया जाता है। यानी कि गांधी की जो हत्या है, गांधी की हत्या जो है 1948 में करा दिया जाता है। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 प्रश्न जो है स्वतंत्रता के बाद के इतिहास से प्रश्न पूछे, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना है हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो टॉपिक हम लोगों ने देखा, इतना हमें पढ़ना है। अगर इतना सही तरीके से पढ़ लिया जाए, कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको कहीं भी जाने की, आप चाहें, क्योंकि अभी कहीं इधर उधर अगर भटकेंगे, अगर जाएंगे तो फिर मुश्किल में आप खुद पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि कहीं जा कर के आपको लगता है कि हम जल्दी कर लेंगे, तो डिपेंड आप पे करता है, आप जैसे आपको सुविधा लगे, है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कहीं भी रहिए, आपको खुद सेल्फ स्टडी पे फोकस करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी से ही जॉब होने वाला है ना। सेल्फ स्टडी से, हमारे 2 घंटा पढ़ाने से आपका जॉब नहीं होने वाला है।
आपको हमारे 2 घंटा पढ़ाने के बाद 8 घंटा खुद मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपका कन्फर्म है एक बार में कंप्लीट करेंगे और एक बार में ही आपका अच्छा स्कोर आएगा। रिजल्ट आपके स्कोर से ही आएगा और जितना अच्छा आपका स्टडी होगा उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट लेने के लिए काम करिए, स्कोर बढ़ाने के लिए काम करिए, है ना। बाकी ज्ञान के लिए जब आप लोग शिक्षक बन जाइएगा उसके बाद सोचिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो हम लोग, है ना, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रारंभ किया तो टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज हम लोग प्रारंभ करेंगे सारा चीज़ें, है ना। स्वदेशी आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन, इसी तरीके से हम लोग सारे टॉपिक को जल्दी समाप्त करेंगे ताकि आपके अप्रैल और मई में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।